What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the recharge series. और अब बारी आ चुकी है चैप्टर नंबर 8 यानी कि इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर की। चैप्टर नंबर 7 भी डन कर दिया, इसके बाद बस एक बचेगा, वो पूरा करके फिर हम लाइव करेंगे इनके PYQs और बढ़िया तरीके से आज तैयारी करके सोने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 8 का भी एक क्विक रिवीजन लगा लेते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चे इस चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन में हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ढूंढने वाले हैं। देखो हमारे पास जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस मिला करता था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिलता है बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इसके लिए प्रोफेसर कीन्स ने, ध्यान रखना कीनीजियन थ्योरी का पार्ट है ये सारा, प्रोफेसर कीन्स ने दो अप्रोच दी है। एक है एडीएएस अप्रोच, एक है एसआई अप्रोच। सर ये दो अप्रोच कहां से आई? देखो बहुत सिंपल है यार। इकोनॉमी में सबसे वाइटल जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन कौन करता है? सप्लायर यानी कि प्रोड्यूसर। कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर। तो जहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक दूसरे को एग्री करेंगे सेम थिंग सेम सेंस में, यानी दोनों ही सेटिस्फाइड है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते थे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। यहां पे हम पढ़ते हैं एडी इज इक्वल टू एएस पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो जब हम एडी एएस अप्रोच की बात करते हैं वहां पे आपको ध्यान रखना है कि एडी का मतलब तो सी प्लस आई होता है और एस का मतलब तो सी प्लस एस होता है। तो यहां से सी खत्म हो गया, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग भी हो गया। तो इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच है बच्चों, एक है एडीएस अप्रोच, एक है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो देखो कीनीजियन थ्योरी में क्या बोला गया, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब एडी जो है वो इक्वल होगा एएस के। ठीक है ना। अब एडीएस अप्रोच क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कीनीजियन थ्योरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन एडी रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट या फिर एएस, है ना। अब दो अप्रोच कौन कौन सी हैं? एक तो एडीएस अप्रोच है, एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। अब एडीएस अप्रोच से अगर मुझे इक्विलिब्रियम बताना हो तो आपके पास फिर से वही टेबल चलने वाली है, इनकम वही 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, वही कंजम्पशन पहले 40 फिर 80 80 का डिफरेंस ले लेना, ऐसे ही सेविंग निकाल देना इनकम माइनस कंजम्पशन करके, राइट। फिर इन्वेस्टमेंट इस बार 40 ली है, आप अपनी वही पिछले वाली 20 20 20 20 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडी कैसे निकाला? सी प्लस आई। एएस कैसे निकाला? सी प्लस एस। ठीक है जी। और एम्प्लॉयमेंट ले लेना 0 10 20 30 40 50 60। ठीक है। अब बच्चों इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? इक्विलिब्रियम होगा जहां पे एडी बराबर एएस होंगे और एस बराबर आई होंगे। तो देखो यहां पे ये रहा, देखो एडी एस बराबर आ रहे हैं, देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर आ रहे हैं। तो अगर हमारे से पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो इक्विलिब्रियम है जहां पे एस बराबर आई होते हैं और जहां पे एडी बराबर एएस होते हैं। ठीक हो गया बेटा, सही है ना। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है 400 और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है 40। क्या बात है, परफेक्ट। अब इसका बच्चों जब कर्व की बात करते हैं तो कर्व वही सिंपली वैसे ही बनेगा कि एडी बराबर एएस होना चाहिए। तो एडी का कर्व आपको दिख ही रहा है, ये इस तरीके से ऊपर से बनता है और एएस का कर्व ऐसे नीचे से बनता है। जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम होने वाला है। और इसके नीचे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो इसको आप बोलोगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा जी, परफेक्ट है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब आगे चलते हैं, चलो भाई। अब आ रहा है बच्चों सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या बोलोगे कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा कीनीजियन थ्योरी में? जहां पे सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होगा। तो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट में फिर आप ये टेबल बनाओगे कि 0 100 200, फिर से वही सेम टेबल, वही कंजम्पशन, वही सेविंग, वही इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, ये पीछे वाली टेबल में भी आया था। इसके ऊपर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट होता है, इसके नीचे सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होता है। ये सिचुएशंस क्या है ये सब अभी मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक हो गया, पहले ये देख लो आप। उसके बाद सेविंग इन्वेस्टमेंट, आओ एक बार मैं कर्व आपको दोबारा से दिखा दूं सारे के सारे।
देखो बच्चों ADAS अप्रोच में तो बहुत सिंपल सा कर्व है कि आपका इस तरीके का कर्व है, ठीक है। AS कैसा बनता है, ये AS है। AD कैसा बनता है, ये AD है। AD बराबर AS यहाँ पे है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। लेकिन जब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से दिखाना हो ना बच्चों, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे दो कर्व्स बनाओगे, ठीक है। देखो अब आप क्या करना, आप इस तरीके से बनाना कि ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस ही होती है, ठीक है जी। ये आपके पास AS है, ये AD है। AD बराबर AS, ये इक्विलिब्रियम था। यहीं से डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना, इधर चले जाना, यहाँ पे ड्रॉ करना, और यहाँ से इस तरीके से सेविंग बना देना। तो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट पे भी इक्विलिब्रियम है ये, और AD बराबर AS पे भी इक्विलिब्रियम है ये। तो ADS अप्रोच आएगा तो एक ही कर्व बनाना, ऐसा ही अप्रोच आएगा तो दोनों बना देना ये वाले, ठीक है बच्चा। चलो जी, ये भी समझ गए, परफेक्ट है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर AD मोर देन AS हो तो क्या होता है सर, AD लेस देन AS हो तो क्या होता है सर। देखो बच्चों अगर AD ज्यादा है, इसका मतलब लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमने इतना सोचा भी नहीं था, लोगों ने डिमांड कर दी। लोगों ने इतनी डिमांड कर दी तो उससे क्या होगा कि मेरा जो स्टॉक होगा वो कम पड़ जाएगा। जितना मैंने स्टॉक मेंटेन, देखो हर दुकानदार अपना सारा माल नहीं बेचता, वो कुछ ना कुछ कल के लिए भी बचाता है कि कल भी तो बेचना है। कि मेरे पास सपोज 60 यूनिट्स हैं तो वो अपनी दुकान पे 40 लेके आएगा, 20 अपनी गोदाम में रखेगा, फिर जब वो 20 लेके आएगा तो और प्रोडक्शन दे देगा इतने बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं दुकानदार एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन करके रखता है। अब सोचो अगर डिमांड ही बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मेरी इन्वेंट्री है वो शॉर्ट पड़ जाएगी जितनी मैंने उम्मीद करी थी। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेंट्री फॉल हो जाता है। अब इन्वेंट्री वापस से मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। कब तक बढ़ेगा ये, जब तक AD बराबर AS ना आ जाए। और अगर AD लेस देन AS हो जाए, इतनी डिमांड ही ना हो बच्चों, अगर डिमांड ही ना हो तो माल पहले से ही बच जाएगा बहुत सारा, तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, प्लान्ड इन्वेंट्री वुड राइज। अब इन्वेंट्री राइज हो गया है तो पहले से ही माल बचा हुआ है तो अगली बार बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो आप एक बार आउटपुट को कम करोगे, एम्प्लॉयमेंट को कम करोगे, जब तक AD बराबर AS नहीं हो जाते, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो, अगर सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट हो, यानी लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, अगर लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे, इसका मतलब फिर से खर्च नहीं कर रहे तो जो इन्वेंट्री है वो आपका बढ़ जाएगा। सेम यही वाला केस है, इन्वेंट्री आपका बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री बढ़ने से आपके पास पहले से माल बचा हुआ है, तो आप नया बना के क्या करोगे, आप एक बार क्या करोगे, क्लियर करने के लिए प्रोडक्शन कम करोगे और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा जब तक सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाता। और अगर सेविंग लेस है, अगर सेविंग लेस है, इतना सेविंग नहीं कर रही इकोनॉमी में जनता, सेविंग नहीं कर रही, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो ये वाला केस बन गया सेम टू सेम, तो ये वाला केस बन गया। इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट इट मीन्स हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर, है ना, तो उससे इन्वेंट्री जो है वो फॉल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, जब तक सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट वापस से नहीं आ जाते, ठीक है बच्चे, परफेक्ट। अब हमारे पास तीन तरीके के इक्विलिब्रियम आ रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देखो ये भी मैं आपको बता दूं, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है कि AD का AS के बराबर एक ऐसी सिचुएशन पे होना जहां पे इकोनॉमी में जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है। तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होता है कि जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल भी रहा है, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि इतना ज्यादा काम नहीं मिल रहा। अब सर काम क्यों नहीं मिल रहा, काम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये था, अब इस बार अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब काम नहीं है। काम क्यों नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इस केस में डिमांड नीचे की तरफ आता है, ऐसे ये आ गया। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि AD बराबर AS तो यहां पे भी है, लेकिन ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। अब मैं जरा थोड़ी सी आगे की बात कर लूं। अगर सर बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाए, बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाए तो लोगों को ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है। रियल लाइफ में वैसे कम देखने को मिलता है सिचुएशन, बट फिर भी
ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अगर बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ जाए, एडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो अब जो इक्विलिब्रियम मिलेगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। तो ध्यान रखना, अंडर एम्प्लॉयमेंट में एडी को नीचे लेके जाना है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में एडी को ऊपर लेके आना है। परफेक्ट। लो जी, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे चार्ट्स हैं बच्चों, बहुत मेहनत से बनाए हैं, आपकी बहुत हेल्प कर रहे होंगे, है ना। चलो, लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, मल्टीप्लायर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही स्लाइड पे है। सर मल्टीप्लायर होता क्या है? सबसे पहले मल्टीप्लायर ये बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। जैसे मनी एंड बैंकिंग में मनी मल्टीप्लायर होता है, वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इकोनॉमी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उससे कई गुना इनकम जनरेट होता है। सर ऐसे कैसे इनकम जनरेट हो जाएगा? सपोज 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और 5000 करोड़ का इनकम हो गया, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ना, उसको मल्टीप्लायर बोलेंगे। अब सर ये होता कैसे है? बच्चों ये ऐसे होता है कि एक पर्सन का खर्चा किसी ना किसी की इनकम होती है ना। जैसे हम बाजार में जाते हैं, आपकी जेब से पैसा गया तो किसी की जेब में आया, फिर उसकी जेब से पैसा गया तो किसी की जेब में आया। तो वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। तो ये प्रोसेस ऐसे चलते चलते एक की जेब से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो कई लोगों की जेब में पैसा चला जाता है, तो कई गुना इनकम जनरेट हो जाती है। ये है यहाँ पे देखो, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मैंने आपको बोला ना कि 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 5000 करोड़ की इनकम हो गई, तो 5 टाइम्स इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, सही है जी। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लायर की? 1, कि भैया जितना पैसा खर्च करा कम से कम उतनी तो इनकम होगी ना। और मैक्सिमम कितनी होती है? इनफाइनाइट। मैक्सिमम का कोई हिसाब नहीं है। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा जी। सर कुछ अजम्पशंस हैं क्या? वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। सर ये भी समझ गए, परफेक्ट है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। मिनिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अब देखो ये चलता कैसे है, ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। एज्यूम करो बच्चों कि देश में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई तो ये 100 तो किसी ना किसी की इनकम होगी, है ना। तो 100 की ही इनकम हो गई। देखो 1 टाइम तो हो गया ना शुरू में ही कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, तो कहीं ना कहीं किसी की जेब में तो जाएगा ना ये, राइट। अब हमें देखना है कि एमपीसी कितना मेरा और एमपीएस कितना मेरा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं एमपीसी 0.9, तो एमपीएस 0.1। सीधी सी बात है भाई, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, तो एमपीसी और एमपीएस तो 1 होते हैं ना। तो मैंने एज्यूम करा कि ये 0.9 है। अब अगर बच्चों ये 0.9 है तो बताओ 100 का 90 खर्च होगा, 10 सेव होगा। अब जो भी 90 खर्च करेगा ये फिर किसी ना किसी की इनकम, है ना। अब 90 का फिर से 81 खर्च होगा, 9 सेव होगा। 81 जो खर्च होगा फिर किसी ना किसी की इनकम। फिर ये इसका 90% खर्च करेगा इतना, ये फिर किसी ना किसी की इनकम। फिर 90% खर्च करेगा इतना, ये फिर किसी ना किसी की इनकम। तो वही बात है ना, एक बार जब पैसा किसी की जेब में आया फिर वो आगे कई लोगों की जेब में जाता है घूम घूम के, क्योंकि पैसा कोई रोकता नहीं है, हर किसी को अपना घर चलाना है, तो खर्चा तो सब कर रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से जो इनकम है, देखो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 1000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। तो अगर मैंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और 1000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू आया 10। मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आया? 10 टाइम्स। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। सर ये प्रोसेस खत्म कब होता है? जब जितनी इन्वेस्टमेंट शुरू में हुई थी उतना ही लास्ट में हमने सेविंग बना ली। ठीक है सर, ये 0.9 ही क्यों लिया? क्या मैं 0.8 नहीं ले सकता? 0.8 भी ले सकते हो बच्चों, लेकिन वो तो तुम्हारी एजम्पशन है, तुम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, तुम्हें के का एक फॉर्मूला और भी पता होना चाहिए, 1/1 माइनस एमपीसी या फिर 1/एम पी एस। तो जैसे यहाँ पे 0.1 लिया था, तो 1/0.1 हमें पहले से पता था ये 10 टाइम्स ही आएगा। तो 2-4 लिखने के बाद 100 का 10 टाइम्स लिख लेना यहाँ पे 1000, राइट। अगर तुम इसको 0.8 ले लेते तो ये 0.2 होता, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला चलता? 1/0.2, फिर ये 5 टाइम्स आता। तो फिर मैं 100 का यहाँ पे 1000 ना लिख के 500 लिखता।
क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। तो डिपेंड करता है ये एमपीसी और एमपीएस पे कि कितना मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा एक बात और ध्यान से समझो, एक बात और ध्यान से समझो। देखो मल्टीप्लायर में ना सबसे पहले तो आपसे मीनिंग पूछता है। मीनिंग में तो आप बता दोगे कि मीनिंग क्या होता है कि भैया कितने इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम जनरेट हुआ, ये तो इसका मतलब होता है। फिर वो तुम्हारे से पूछ लेता है इसका कि बेसिकली वर्किंग बताओ। वर्किंग में तुम्हें पूरा का पूरा ये टेबल बनानी पड़ेगी, पूरी की पूरी टेबल बनानी पड़ेगी और इस पूरी टेबल को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है कि पहले राउंड में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, इससे 100 की इनकम हुई, अब उसका 90% खर्चा होगा यानी कि 90 रुपये और 10 का सेविंग होगा। फिर ये 90 सेकंड राउंड में किसी की इनकम होगी, वो फिर उसका 10% सेव करेगा, 9 रुपये, 81 खर्च करेगा। अगले राउंड में फिर ऐसे होगा, उसको पूरा डिफाइन कर देना है, पूरा का पूरा मैंने डिटेल्ड वीडियो में समझाया हुआ है आपको। ठीक है, फिर वो पूछता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप बता दोगे कि मिनिमम 1 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, फिर वो पूछता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बताओ के का एमपीएस के साथ और के का रिलेशनशिप विद एमपीसी के साथ। तो देखो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले में अभी लिखवाया, देखो जब एमपीएस 0.1 था तो के का वैल्यू 10 आया था, जब एमपीएस 0.2 हुआ तो के का वैल्यू 5 हो गया। यानी एमपीएस अगर बढ़ता है तो के का वैल्यू कम होता है, एमपीएस अगर बढ़ता है तो के का वैल्यू कम होता है। तो ये तो हम फॉर्मूले से ही पता लगाते हैं, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। इसका मतलब एमपीएस के साथ तो इनवर्स रिलेशन है। एमपीएस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। ध्यान रखना कि अगर एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, एमपीएस घटेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं एमपीसी की 0.9 0.8 के 10 से 5। देखो अगर एमपीएस 0.1 है तो एमपीसी 0.9 होगा, एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी 0.8 होगा। अब देखो अगर एमपीसी कम हुआ तो के भी कम हुआ, एमपीसी बढ़ता है तो के भी बढ़ता है, यानी एमपीसी के साथ के का रिलेशन है पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन। तो ये सारे सवाल बच्चों मल्टीप्लायर से बनते हैं कि के का मीनिंग बता दो, मीनिंग लिख दोगे। फॉर्मूलाज आएंगे तो एक तो ये है, एक 1/1 - एमपीसी है, एक 1/एमपीएस है। ठीक है, ये तीनों के फॉर्मूलाज हैं। वर्किंग के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी जो भी पीछे बनी थी, उसमें ध्यान रखना कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी इनकम, कितना कंजम्पशन, कितना सेविंग, ये 4 चीजें उसके अंदर आपको बनानी पड़ेंगी, जिसमें कि ये आपको एज्यूम करना है, ये भी आपको एज्यूम करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो कितनी भी आप ले सकते हो। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है। ठीक है, रिलेशनशिप एमपीएस के साथ इनवर्स है, एमपीसी के साथ डायरेक्ट है। बस यही है बच्चों इससे सवाल, और नहीं कुछ बनता। डन। बस एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड तो लास्ट चैप्टर है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 भी समाप्त। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 3 टॉपिक हैं इसके अंदर, इक्विलिब्रियम, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच। दूसरा बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरा मल्टीप्लायर मिर्जान, मल्टीप्लायर पे बेस्ड सारे के सारे ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे के सारे आपको आने चाहिए। ये समाप्त है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं नए चैप्टर के साथ और फिर हम PYQs करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।